ये मतलब ब्लाइंड को नहीं रखना है हमने, इसलिए उसको हटाने की साजिशें ब्यूरोक्रेसी अपने लेवल पे करती है। जब सरकार नहीं हमारे को दे रही है तो प्राइवेट सेक्टर के एक विजुअल इम्पेयर्ड को देगा, रखेगा अपने पास एक्सपीरियंस के लिए। अब ब्यूरोक्रेसी ही इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि कार्डर बेस क्या चीज़ और हमको कैसे रोस्टर अपना सेटअप करना चाहिए। क्लास 1 और 2 की एलिजिबिलिटी रखते हैं हमारे लोग। मैं खुद इस समय MA MMC हूँ जर्नलिज्म में, और हमेशा सरकार इस कैटेगरी को इग्नोर करती आई है आज तक। ये सिर्फ अपने वोट बैंक को देखते हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ है। जब नॉर्मल के लिए ये पॉलिसी में मतलब इलेक्शन दे सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकती ये चीज़ें। आप कब तक SBI के आगे रेन शेल्टर में धरना देकर के बैठेंगे? 700 दिन तो होने लगे। जब तक हमारा ये समस्या का समाधान नहीं होता हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कल कुछ मुख्यमंत्री ने आपके लिए बोला भी तो है कुछ। खड़े खड़े चलते चलते मिलते हैं, चलते चलते मिलना कोई मिलना थोड़ी होता है। तब उनकी प्रॉब्लम ये कि उनके पास शायद है कुछ नहीं या वो करना नहीं चाहते कुछ नहीं। मीटिंग हुई है वो सारी की सारी निष्फल रही है। शायद हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग बिठाए गए हैं जिनके अंदर या तो मानवता नहीं या संवेदना नहीं है। विपक्ष भी पीछे इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने खुद भी कुछ नहीं किया है, इसीलिए वो आज हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष में जान होती या विपक्ष में थोड़ी समझ होती तो वो भी इस काम को करने के लिए कम से कम क्वेश्चन तो लगाता। दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, दिव्यांगता ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में स्वागत है आपका। समाज को जब हम चलाने की बात करते हैं तो समाज दिव्यांग जनों के बिना चल ही नहीं सकता है, अधूरा हो जाता है। शोभूराम जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। शोभूराम जी दृष्टिहीन जन संगठन को लीड कर रहे हैं इस समय हिमाचल प्रदेश में, और जब हम दृष्टिहीन जन संगठन की बात करते हैं तो दृष्टिहीन पिछले एक बड़े लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में आंदोलनरत है। एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है और आंदोलन इनकी कुछ गिनी चुनी मांगों को लेकर है जिसको अभी तक सरकार पूरा कर ही नहीं पा रही। और यही सरकार नहीं, सरकारें चाहे पिछली भी रही हो, इनका ये मानना है कि किसी भी सरकार ने उनकी मांग को ठीक तरह से पूरा करने में उनका सहयोग ही नहीं दिया है। तो ये क्या मुद्दा है? पिछले कल विधानसभा के बाहर दृष्टिहीन जन संगठन ने एक बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में भी बहुत सारी बातें उठ के आई हैं। और आज टाइम्स हिमाचल के साथ स्वयं जो प्रदेश अध्यक्ष है शोभूराम जी, वो यहाँ उपस्थित है, उनसे बात करते हैं। शोभूराम जी, आप एक बड़े आंदोलन को लीड कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के जो दृष्टिहीन लोग हैं उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे चाहे नौकरी को लेकर है, रोजगार को लेकर के हैं, और उनकी कुछ मांगे हैं और आपका ये मानना है कि सरकार उनको पूरा नहीं कर रही है। पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि मुख्य मांग क्या है आपकी? जी, सबसे पहली मांग हमारी यही थी, जो मुख्य मांग भी है, वो है रोजगार की। केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में एक अधिनियम लाया गया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको PWD एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। इस एक्ट के माध्यम से 3% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी डिसेबल्ड पर्सन को सरकारी नौकरियों में 1995 में। हाँ जी। तो प्रदेश सरकार ने क्या किया कि एक्ट को तो इम्प्लीमेंट कर दिया 1995 में ही, लेकिन डिसेबल सेक्टर में जो सबसे वीक सेक्शन है ये आता है दृष्टिबाधित लोगों का। ना तो इनके लिए यहाँ पर प्रदेश में ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था है सरकार ने की हुई, और ना ही उनके रोज़गार की व्यवस्था तो दूर की बात है। तो हमारे लोग हर वक्त इग्नोर हो रहे थे 1995 से ही। तो इस संदर्भ में हमको सबसे पहले आंदोलन जो करना पड़ा था 2000 में किया था हमने। सबसे पहला एक एजिटेशन बहुत लंबा चला था वो, जिसके परिणाम स्वरूप 2007 में एक जजमेंट आई थी हाई कोर्ट हिमाचल की जी। तो उसके तहत एक स्पेशल भर्ती अभियान चलाने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा था। और उसमें सरकार ने उस समय जो भर्ती की लोगों की, तो उस समय 1400 के लगभग वैकेंसीज भरी सरकार ने। लेकिन उसमें भी जो अगर अनुपातिक सिस्टम से हम देखें तो उसमें ये था कि विजुअल इम्पेयर्ड या दृष्टिबाधित लोगों की स्ट्रेंथ कम थी उसमें भी, नंबर ऑफ रिजर्वेशन के बेस पे, जबकि 3% तीनों कैटेगरी को उस समय ईच था, तो सबके इक्वल लगने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने उस समय भी 700 के आसपास ऑर्थोपेडिक और लोकोमोटर लगाए और 470 के आसपास इन्होंने हेयरिंग इम्पेयर्ड लगाए, और जो सबसे कम नंबर दिए इन्होंने उस समय विजुअल इम्पेयर्ड को दिए, वो भी दृष्टिहीन बाधित जो जी। जबकि 1% तीनों कैटेगरी को बराबर था। तो इसमें डिफरेंसेस सरकार ने उसी समय से डाल दिया था, और हमेशा सरकार इस कैटेगरी को इग्नोर करती आई है आज तक। उसके बाद भी तो थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है।
हाँ जी, अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद ये तभी अमेंडमेंट हुआ जब हमने आंदोलन करके अपनी आवाज़ को उठाया। उसके बाद हमने 2016 में देखो एक आंदोलन और चला, लंबा चौड़ा, वो बहुत लंबा आंदोलन, 11 महीने का रहा वो। उस आंदोलन में ये था कि उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, वीरभद्र जी थे, हमको एक प्रस्ताव दिया था हमने उनको कहा था कि हमारी बात जो है ब्यूरोक्रेसी समझ नहीं रही है ढंग से, इसलिए आप अपनी अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी के साथ सभी विभागीय सचिवों को बुलाएं और उसमें संगठन को भी रिप्रेजेंटेशन दें और हमारे साथ एक बैठक करें आप। तो उस समय उनके पास समय कम था क्योंकि इलेक्शन टाइम आ गया था नज़दीक में, तो उन्होंने बैठक ली थी आनंद फानंद में, दो तीन बैठकें उन्होंने फटाफट ली हमारी। उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने हमारी फेवर में किया भी, लेकिन दुर्भाग्य उस समय ये रहा कि इलेक्शन की घोषणा महीना पहले ही हो गई थी, जिस वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और हमारी मांगे जो है रह गई। शुभराम जी, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि 60 साल आपको किया गया था रिटायरमेंट, जो जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उसको बाद में बीजेपी की सरकार ने 58 साल कर दिया था, जिस पे आपने दोबारा से मांग उठाई थी कि इसको 60 किया जाए। हाँ जी, ये मैटर ऐसा है कि 2013 में हमने जब बात की थी, उस समय श्रीकांत बाल्दी शायद ये थे फाइनेंस सेक्रेटरी, ये 14-15 की बात है, सॉरी। तो उस समय इन्होंने हमने ये कहा था उनको कि ब्लाइंड पर्सन जो है या डिसेबल्ड पर्सन जो है उसकी जॉब है बड़ी उम्र में लगती है, अक्सर वो कोई 30-40 कोई 45 साल में व्यक्ति जॉब लग रहा था, तो उनके पास 10 साल भी नहीं किसी के पास बचे। अभी भी काफ़ी लोग हमारे रिटायर हो गए जो 4-4, 5-5 साल की नौकरी करके रिटायर हो गए। तो हमने कहा था कि इनको जो है मतलब जो पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता, 10 साल से कम अगर किसी की जॉब है तो उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलता। तो कुछ लोगों को जिनको मिल सकता है कम से कम उनको तो दिया जाए। तो हम कह रहे थे कि हमारे जो लोगों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है ऑल ओवर इंडिया में 60 साल है, तो आप भी 60 कीजिए हिमाचल में। तो उस समय उन्होंने कर दी थी, उन्होंने स्थिति को गंभीरता से समझते हुए उन्होंने कर दी थी 60 ईयर। लेकिन बाद में जब ये फाइनेंस सेक्रेटरी अनिल खाची जी बने, इन्होंने इसको विड्रॉ कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ये आई थी कि सब इन्होंने क्या किया कि ओनली फॉर विजुअल इम्पेयर्ड को किया था उन्होंने ना 60 ईयर। लेकिन बाद में जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग थे ये सुप्रीम कोर्ट चले गए इस केस को लेकर, तो वहाँ से ऑर्डर आया था कि सभी को 60 ईयर किया जाए जितने भी डिसेबल्ड है। तो प्रदेश में सरकार को चाहिए था कि वो सभी को 60 ईयर कर देती। कितने थे लोग, 3-4 हज़ार लोग थे मात्र। तो सरकार ने हिमाचल में क्या किया, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी थे ये अनिल खाची जी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा चलो हम इनको दे रहे तो हम इनका भी छीन लेते हैं, और उन्होंने 2019 में हमारे को विड्रॉ कर दिया और ये उसी समय से ख़त्म कर दिया इन्होंने। हालांकि आज भी हमारी ये मांग कंटिन्यू है सरकार के साथ कि 60 साल की जाए, तो अभी भी ये विचाराधीन ही चल रही है। एक शुभराम जी, आप लोगों ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें आरटीआई में डाटा आपने निकलवाया बड़े बड़े विभागों में, उनको जॉब का कोटा ही नहीं भरा जा रहा है। जी, हमने आरटीआई लगाई थी लास्ट ईयर, सभी वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लगाई हमने। तो हमने हर डिपार्टमेंट से ये पूछा कि आप बताएं कि अपने आपके क्लास 4 के काडर में कितने कर्मचारी हैं, क्लास 3 में कितने हैं, क्लास 2 में कितने और क्लास 1 में कितने हैं। हमने हर काडर की जो है आरटीआई मांगी थी इनसे, लेकिन उसमें हमें जो डाटा मिला, जो हम बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जैसे हायर एजुकेशन है, क्योंकि जो पहले ये था एलिमेंट्री एजुकेशन था या प्राइमरी एजुकेशन था, आजकल इसको कुछ और बना दिया इन्होंने। तो ये कहता है कि हम तो MTS लगाते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ लगाते हैं या पार्ट टाइम जॉब देते हैं हम तो। हमने कहा ठीक है, पार्ट टाइम जॉब में तो हमारा होता नहीं है रिजर्वेशन, क्योंकि टेम्प्रेरी पोस्ट दिव्यांगों को मिलती नहीं है जी। तो हमारी पोस्ट तो वही है जहाँ रेगुलराइजेशन होता है। तो ये हायर एजुकेशन जो है सबको रेगुलर करता है। तो हमने हायर एजुकेशन से ही पूछा कि आप पास क्लास 4 में कितने लोग हैं एक काडर में। तो इन्होंने दिया क्लास 4 का काडर हमारे को कि हमारे पास 9,659 वैकेंसीज जो है क्लास 4 में है, जो पूरा एक काडर है। और उसी तरह से क्लास 3 का काडर इनके पास 9,886 क्लास 3 का काडर ये है। तो हमने इनसे पूछा कि फिर इसमें आप बताइए कि डिसेबल्ड को जो कितनी पोस्ट है, कितनी बननी चाहिए। तो ये डाटा लाते हैं जी, आज भी कहते जी बस हमारे पास कहीं कोई कहता 11 पोस्ट है, कोई कहता 12 है, जिसमें से 6 हमने भर दी हुई है। तो हमने कहा इतना बड़ा काडर है आपके पास, हर 100 में 4 आपने मतलब डिसेबल्ड पर्सन लगाने हैं, 4% मतलब 4 लोग 100 के अंदर आपको 4 डिसेबल्ड देने ही देने हैं। तो आप बताएं कि उस हिसाब से तो आपके पास ये क्लास 4 का जो बनता है 388 तो यही बन जाता है। तो आप पूरे कि हमने 11 निकाली है और 6 भर दी है, ये कौन सा सिस्टम है आपके पास है। मतलब जो कोर्ट के भी ऑर्डर है और जो आपका हक भी बनता है, उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको नौकरियां देने में सरकार विफल रही है, चाहे पिछली चाहिए वाली है, सरकारें नहीं कर रही उसको पूरा।
देखो 2013 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें क्लियर कहा है कि आपको कार्डर बेस का 3%, उसमें क्योंकि 3% होता था, 13 में आई थी वो जजमेंट। तो उस समय कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको कार्डर बेस का 3% डिसेबल्ड को देना ही होगा, चाहे आपके पास एक कार्डर में 30 ही कर्मचारी क्यों ना हो, तो भी आपको 3 लोग डिसेबल्ड देने पड़ेंगे। आपका मानना है कि फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए ऑर्डर? हाँ, इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, और उसकी वजह ये है कि ये रोस्टर पॉइंट जो है, इन्होंने क्या किया कि 2007 में जब जजमेंट आई थी ना सुप्रीम हाई कोर्ट की हिमाचल में, उसमें साफ कहा था हाई कोर्ट ने कि स्टेट गवर्नमेंट अपना रोस्टर बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रोस्टर फॉलो करती थी स्टेट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप स्टेट सेंटर का रोस्टर यहाँ कैसे फॉलो इम्प्लीमेंट कर सकते हो? आपके पास तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, कहीं आपके पास 40 आदमी है कार्डर में, कहीं 30 है, तो इसलिए आप अपना कार्डर छोटा कीजिए। तो उस समय ने कार्डर जो छोटा किया था, उस समय हमको 6, 13, 19 ये था रोस्टर पॉइंट उस समय 3% के बेस पे। तो अभी जो 2016 में RPWD एक्ट आया दोबारा से, इसके बाद इन्हें फिर से इस रोस्टर को वहीं पहुँचा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यानी 1, 26, 51, 76। अब ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को 100% के रोस्टर में लीजिए। देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोस्टर लागू होता है वो इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एस्टेब्लिशमेंट में हज़ारों के हिसाब से कर्मचारी होते हैं, तो वहाँ ये चीज़ चल जाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट ही नहीं है। यहाँ तो एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जहाँ पर 20 आदमी भी है पूरे स्टेट में, क्लास 4 में या क्लास 3 में। तो स्टेट, तो उनका तो स्टेट गवर्नमेंट का तो अगर 20, हाँ, वो फिर वो सेंटर के को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। हाँ, वो 100 हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोस्टर आप यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? जी, वहाँ तो फिर एक सिस्टम बन जाएगा कि आज आपने एक भर दिया, अब दूसरे को भरने के लिए आपको जब तक आपके 20 से ऊपर 20 रिटायर नहीं हो जाते, अगले 20 आप नहीं भर्ती नहीं करते, तब तक आप आगे रोस्टर चेंज करोगे ही नहीं। तो इस तरह से कम से कम कोई सदियों बाद नंबर नहीं आएगा दूसरी कैटेगरी का या पहली कैटेगरी का। इसमें क्या लगता है आपको, ये पॉलिटिशियन की भूमिका ज़्यादा बड़ी है कि ब्यूरोक्रेट्स इसमें कोई भूमिका निभा रहे हैं? देखिए जी, पॉलिटिशियन की भूमिका तो है ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका है ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि वही सिस्टम को बनाती भी है, चलाती भी है। अब ब्यूरोक्रेसी ही इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि कार्डर बेस क्या चीज़ है और हमको कैसे रोस्टर अपना सेटअप करना चाहिए डिसेबल्ड को लाभ देने के लिए। अब अगर ये रोस्टर को सही ढंग से, मतलब स्टेट का अपना रोस्टर बनाए, जो हम आज भी कहते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो 2007 की जजमेंट है उसके अनुसार रोस्टर आज भी अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो आज भी हमारे को बहुत लाभ मिल सकता है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हमारी बन सकती है। लेकिन सरकार ने जो 1, 26, 51, 76 सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोस्टर इम्प्लीमेंट कर रही है यहाँ पर, उससे हमारा लॉस हो रहा है। क्या करती है गवर्नमेंट? अब देखिए, अब एक डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 20 पोस्टें हैं, उसमें कहते हैं कि हम आपको तब तक नहीं देंगे जब तक 25 का कार्डर पूरा नहीं होता हमारा नॉर्मल का। जी, तो ये क्या बात बनी? इसमें तो इसका मतलब आप दोगे नहीं, कभी हमारे को पोस्टिंग दोगे हमारे को आप तो। और यही कारण है कि क्लास 1 में आज, क्लास 1 और 2 में आज तक इन्होंने एक भी 100% ब्लाइंड व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की है, एक भी, जो कि अपने आप में मतलब हैरान करने वाली बात है कि हाँ, ये हैरानी का विषय। हाँ जी, क्योंकि क्लास 1 और 2 की एलिजिबिलिटी रखते हैं हमारे लोग। मैं खुद इस समय MA MMC हूँ जर्नलिज्म में। जी, ये आपकी जो मांग है वो जायज़ भी है, और ये बात होनी भी चाहिए कि क्लास 4 के लिए थोड़ा भी है, दृष्टिहीन बाधित या फिर दिव्यांग जन कोई क्लास 4 के लिए थोड़ा भी है, वो उनकी क्वालिटी, उनकी योग्यता, उनके मेरिट्स को देखते हुए जहां वो डिजर्व करते हैं वहां उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे लोगों को क्लास 1, 2 में नहीं रखना है, इसके लिए सरकार ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर देती है जिसको जो डिसेबल्ड पर्सन पूरा नहीं कर सकता, खास करके विजुअली इम्पेयर्ड तो कर नहीं सकता पूरा। अब आपको मैं अपना उदाहरण यहाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2009 में एक पोस्ट आई थी यहाँ जर्नलिज्म इसमें IPR में DPRO की जी, और स्पेशली विजुअल इम्पेयर्ड के लिए थी, 100% ब्लाइंड के लिए। उसमें कहा गया था कि जो है मतलब 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए जर्नलिज्म में जी। तो वो मेरे पास था उस दौरान में, मैंने अप्लाई कर दिया। जब इन्हें देखा कि 100% ब्लाइंड अप्लाई करा, इन्होंने तुरंत नियम बदल दिए 2010 में, मई में रूल बदले और कहा कि 3 साल का मीडिया सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप बताइए, जब सरकार नहीं हमारे को दे रही है तो प्राइवेट सेक्टर का एक विजुअल इम्पेयर्ड को देगा, रखेगा अपने पास एक्सपीरियंस के लिए? जी जी, है ना जी। ये मतलब ब्लाइंड को नहीं रखना है हमने, इसलिए उसको हटाने की साजिश ब्यूरोक्रेसी अपने लेवल पे करती रहती है। मतलब आपका मानना है कि जितना रोल यहाँ पर पॉलिटिशियनों का है उतना ही ब्यूरोक्रेसी का उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। और इसकी वजह यह है कि मंत्री लोग हमारे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मंत्री लोगों का क्या काम है, मिनिस्टर का, पॉलिटिशियन का क्या काम है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक को देखते हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ है। वोट बैंक की खातिर तो देखिए जिन्होंने क्या किया,
कि पहले देखो ये फार्मासिस्ट जब लगाते थे ना ये, तो उनको कहते थे कि आप जो है साइंस में होने चाहिए, जरूरी कंपल्सरी साइंस आपके लिए, क्योंकि इनके पास रोज नौकरी का एक दबाव पड़ रहा था कि पोस्टें खाली थी, लोग शायद मिल नहीं रहे थे, क्या था। इनने क्या किया कि मैट्रिक बेस पे कर दिया, फिर उनको +2 में भी छूट दे दी और साइंस में भी छूट दे दी, कहते आप आ सकते हो फार्मासिस्ट के लिए। जब नॉर्मल के लिए ये पॉलिसी में मतलब रिलैक्सेशन दे सकते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ें? इसकी सारी वजह ये थी कि जब तक जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, जब तक ये हमारे साथ बैठेगा नहीं, अधिकारियों को बिठाएगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा आपसे, बातचीत नहीं करेगा, तब तक इस समाधान का हल नहीं हो सकता। शोभूराम जी, एक चीज और है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें बदलेंगी, आपसे वायदे होंगे, आपके वोट भी लेंगे। आप कब तक SBI के आगे रेन शेल्टर में धरना देकर के बैठेंगे? 700 दिन तो होने लगे हैं जी। हमारा जो वैसे तो हमारे लोगों ने ये प्रण किया कि जब तक हमारा ये समस्या का समाधान नहीं होता, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्योंकि देखो जी, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ कि देखो, ये जो हमारे मंत्री जी है ना आज की डेट में जी, इनको चाहिए था कि अगर मेरे को ब्लाइंड लोगों का धरना इनका समाप्त करवाना है, तो मुझे पहल करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट को तो लीड यही कर रहे हैं। अगर एक छोटी इनसे हमने एक बार या अनेकों बार बोल दिया कि आप मुख्यमंत्री जी, आप अपनी अध्यक्षता में CS को बिठाइए और उनके साथ सभी विभागों को बुलाइए और हमें भी बुलाइए, और उसमें हमारे साथ डिटेल्ड डिस्कशन कीजिए, हमारी समस्या का समाधान तभी होगा। क्योंकि आपके आदेश मात्र से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं हमारे साथ बैठने में शर्म आती है या हमारे लिए उनके पास समय नहीं है। कल कुछ मुख्यमंत्री ने आपके लिए बोला भी तो है कुछ, खड़े खड़े चलते चलते मिलते हैं, चलते चलते मिलना कोई मिलना थोड़ी होता है। अब वो कैसे मिलते हैं हमारे से? एक देखिए, आज से पहले जितने भी मंत्री हमसे मिले, सिवाय धनीराम शांडिल जी के अतिरिक्त बोलूंगा, क्योंकि वो तो बिठा के मिलते हैं अच्छे ढंग से, पर उनकी प्रॉब्लम ये कि उनके पास शायद है कुछ नहीं, या वो करना नहीं चाहते कुछ नहीं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि उनकी जितनी भी मीटिंग हुई है वो सारी की सारी निष्फल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बैठ करके हमारे साथ बातचीत नहीं जी। आपका कहना है कि सरकार बैठ के बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, और चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरकार ही बनाएगी नियम भी, सरकार ही आपके लिए काम भी करेगी, कि सरकार के हाथ की बात है, लेकिन सरकार चलते चलते बात करती है, आप ये कह रहे हैं। दूसरा ये कि एक आपका पेंशन को लेकर के है कि पेंशन में कोई बढ़ोतरी पिछले बड़े लंबे समय से नहीं हुई है। ये दिगर बात है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही माननीयों के वेतन वृद्धि बहुत हुई है, और उसमें पूरे प्रदेश में बवाल भी हुआ था, आप लोगों ने भी इसमें ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन आपका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, इस पे क्या कहेंगे? इसमें ये कहूँगा जी, देखो 2019 के बाद हमारे जो पेंशन में है बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि शायद हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग बिठाए गए हैं जिनके अंदर या तो मानवता नहीं या संवेदना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारी होने चाहिए जिनमें संवेदनशीलता हो, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट आपके नाम से ही सिद्ध हो जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो। उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आपके पास आती है, सबका कल्याण आपको करना है। जब आप आंगनवाड़ी का वेतन बढ़ाने का प्रपोजल वहाँ से बना देते हो, ठीक है, और कर्मचारी मतलब आपके किसको मैरिज ग्रांट में इतना पैसा देना है, इंटरकास्ट मैरिज को इतना देना है, ये सारा वेलफेयर ही तो करता है। जी। जब सब कुछ के प्रपोजल वेलफेयर दे रहा है, तो वहाँ ये पेंशन को देने के मामले में क्यों? चलिए, ये भी आपकी बात रही। और एक हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप जैसे या दिव्यांगजन है, हिम बस कार्ड एक सरकार लेके आई है, और ये कह रही है कि भाई आपको 200 रुपये देना है और फिर आपका कार्ड बनेगा, फिर उसके बाद सुविधाएं मिलेगी। इस पे भी आपका ऑब्जेक्शन है? हाँ, इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है जी। देखिए, सबसे पहली बात है, सरकार ने जब हमें दिया ही कुछ नहीं है, तो हमसे लेने की योजना सरकार ने पहले तैयार कर दी। सरकार के कल हमारी जब बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से, चलते चलते हुई, उन्होंने ये कहा कि हम डिसेबल्ड के पास के जो उसमें 60 करोड़ रुपये HRTC को देते हैं हर महीने, तो साल का ये 720 करोड़ हम HRTC को देते हैं। आपके पास का जो मतलब निःशुल्क यात्रा का जो पैसा आता है वो हम HRTC को देते हैं। उसके बावजूद वाला HRTC को ये रिकॉर्ड रखना है कि कितने लोग सफ़र करते हैं, कितना हमारे को लाभ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बात करें। मतलब क्लियर नहीं है, पॉलिसी क्लियर नहीं है, और आपको बताया भी नहीं गया है। नहीं। इसमें एक चीज़ ये भी है, आज हमारे को ये कह रहे हैं कि मेरा मानना या हमारा मानना ये है कि ये बस पास की निःशुल्क बस यात्रा सेवा को बंद करना चाहते हैं। उसके लिए कोई एक छुपी, आपका कहना है गलत है फिर ये? हाँ, ये एक चीज़ शोभूराम जी हम आपसे और जानना चाहते हैं, जितनी भूमिका इस समय सरकार की बनती है, अगर वो नहीं कर पा रही है तो इसके लिए एक विपक्ष होता है, वो इस तरह के मुद्दे उठाता है। आज विपक्ष तो आपकी बात ही नहीं कर रहा, कहीं विपक्ष ने तो कोई मुद्दा ही नहीं आपका उठाया। विपक्ष भी पीछे इसी
सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने खुद भी कुछ नहीं किया है, इसलिए वो आज हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष में जान होती या विपक्ष में थोड़ी समझ होती तो वो भी इस काम को करने के लिए कम से कम क्वेश्चन तो लगाता। विधानसभा पूछता सही कि वास्तव में ये धरने पे क्यों बैठे हैं, पर उनको खुद को पता है कि हमने खुद भी कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा मैटर है जिनमें कि ये सारी की सारी जो पॉलिटिकली लोग हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सब अपने वोट बैंक से जुड़े हुए हैं। ठीक, शुभराम जी, एक चीज चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वैसे आपने अपनी बातें भी रख दी हैं या आपकी क्या मांगे पूरा प्रदेश सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन एक चीज है, जैसे आपने आंदोलन करते हैं, आप रोटी दो, रोजगार दो, वरना हमें गोली मार दो, ये ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया, सचिवालय के बाहर भी आपने आंदोलन किया तो आपने व्यक्तिगत नारे लगाए, जैसे सुक्खू बुक्खू नहीं चलेंगे, मुर्गा चोर, मुर्गा खा गए, इस तरह के जो नारे होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको अपने फोकस करना चाहिए अपनी मांगों पर, और कहीं ना कहीं आंदोलन को ट्रैक से बाहर आ जाता है, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ये बात ऐसी होती है, देखो जी, अब पब्लिक है, पब्लिक में कौन क्या बोलता है, हर चीज़ को तो जब नहीं किया जा सकता है ना। अब कौन कैसे नारे लगा रहा है, हो सकता है उसमें मैं वहाँ हूँ ना हूँ, ये बातें हो सकती है। तो ऐसे तो हमारा ये रहता है कि हम व्यक्तिगत तौर पे किसी को टारगेट ना करें। हमारा इशू ये रहता है कि अगर टारगेट करना है तो हम पूरी मिनिस्ट्री को करें और ब्यूरोक्रेसी को करें। तो व्यक्तिगत नारे कई बार भीड़ में लोग लगा देते हैं, तो इसका कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि भीड़ जब आक्रोश में आता है कोई व्यक्ति, तो आक्रोश जब ज़्यादा व्यक्ति को सफ़र कर रहा होता है, फिर वो उसके मन से या उसके अंतर से ये आवाज़ें निकल जाती है, कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं। क्योंकि देखो आपके सामने, देखो सचिवालय के सामने से मुख्यमंत्री जी की गाड़ी हमारे को देखते हुए जाती है, कोई भी मंत्री वहाँ से क्रॉस होकर जाता है, ब्यूरोक्रेसी क्रॉस करके जा रही है, तो उनको जब दिखाई नहीं दे रहे तो उनको क्या बोले फिर उनको? चलिए, स्थिति में आक्रोश में आदमी कुछ बोल देता है, कुछ ना कुछ बोल देता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया शुभराम जी, आप आज हमारे साथ आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, और आपकी जो बहुत सारी बातें, बहुत सारी मांगे दृष्टिहीन जन संगठन की पूरे प्रदेश में, इनको इनका रोजगार चाहिए, इनको इनकी पेंशन चाहिए, इनको इनके अधिकार चाहिए, और ये आंदोलन आज 700 दिनों को भी क्रॉस कर रहा है। तो इतना बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचनीय है, और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। देखते हैं कितना सरकार इस बात को समझ पाती है, इनके आंदोलन को कितना गंभीरता से लेती है। बहरहाल शुभराम जी, आज हमारे साथ यहाँ पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।